स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल अपना मैथ पर। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे पॉलिटी के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो किसी भी एग्ज़ाम में आते रहते हैं और किसी भी एग्ज़ाम में आप पेपर एग्ज़ाम देने जाएंगे तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको हमेशा देखने को मिलेंगे। तो शुरू करते हैं इसमें पहला क्वेश्चन हमारे पास ये है कि योजना आयोग कब बनाई गई। योजना आयोग जो है ये पूछा है आपसे कब बनाई गई है। ऑप्शन आपके पास दे रखे हैं 1945, 1950, 1947 और 1960। तो जो योजना आयोग है ये 1950 में इसको बनाया गया है। और साथ ही हमें ये भी ध्यान रखना है कि जो योजना आयोग है एक गैर संवैधानिक संस्था है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला सवाल हमारे पास ये है कि योजना आयोग का प्रतिस्थापना किससे हुआ है। यानी इसका मतलब ये हुआ कि योजना आयोग का जो है अब वो क्या नाम हो गया, यानी उसकी जगह पे कौन सा दूसरा आयोग बना दिया गया है। ऑप्शन है केंद्र आयोग, मुखर्जी आयोग, नीति आयोग या फिर अन्य आयोग। तो इसका सही आंसर है नीति आयोग। तो योजना आयोग को ख़त्म करके अब जो है नीति आयोग को बना दिया गया है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला सवाल ये है कि नीति आयोग कब बनाई गई। जो योजना आयोग को ख़त्म करके नीति आयोग बनाया गया है ये कब बनाया गया है, ये आपसे पूछा है। ऑप्शन है 1 जनवरी 2015, 13 अप्रैल 2014 और 23 जून 2015 या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जो नीति आयोग है ये बनाया गया है 1 जनवरी 2015 को। तो 1 जनवरी 2015 इसका बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला सवाल ये है कि भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ। कांग्रेस ने ये शुरू करा था। तो ऑप्शन इसमें दे रखे हैं 1935, 1950, 1947 और 1942। तो जो भारत छोड़ो आंदोलन है ये 1942 में शुरू हुआ था और यही इसका सही आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल ये है कि भारत के उत्थान के लिए जन चेतना जगाने हेतु लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना किसने की। तो ऑप्शन है हमारे पास दादा भाई नौरोजी, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू और रविंद्रनाथ ठाकुर। तो ये जो ईस्ट इंडिया एसोसिएशन है इसकी स्थापना करी है दादा भाई नौरोजी ने। और दादा भाई नौरोजी को भारत का वयोवृद्ध पुरुष भी कहा जाता है, इस बात को भी आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला सवाल यह है कि भारत में सामाजिक भेदभाव की बढ़ती घटनाओं को रोकने के लिए एलवर्ट बिल किसके द्वारा प्रतिस्थापित किया गया। एक बिल आया है जिसका नाम है एलवर्ट बिल। तो ये किसके द्वारा लाया गया था। ऑप्शन आपसे पूछा है कर्जन, लिटन, रिपन या इनमें से कोई नहीं। तो इसमें लॉर्ड रिपन जो है ये बिल्कुल सही आंसर होगा क्योंकि इन्हीं के द्वारा इसको लाया गया था। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल ये है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से त्यागपत्र देने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने निम्नलिखित में से किसकी स्थापना करी। ऑप्शन है अपने पास कृषक प्रजा पार्टी, कांग्रेस समाजवादी पार्टी, स्वराज पार्टी या फिर फॉरवर्ड ब्लॉक। तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने जो स्थापना करी थी वो था हमारा सही आंसर फॉरवर्ड ब्लॉक। तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा देने के बाद इस फॉरवर्ड ब्लॉक को बनाया था। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल ये है कि महात्मा गांधी के द्वारा चंपारण सत्याग्रह कब शुरू किया गया। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार ये एग्जाम में देखने को मिलता है। ऑप्शन है 1920, 1914, 1917 और 1947। तो जो चंपारण सत्याग्रह है ये 1917 में शुरू किया गया था और ये बिहार में एक है चंपारण जगह, तो वहाँ से इसको शुरू किया गया है। और ये नील की खेती के लिए इसको स्टार्ट किया गया था और ये गांधी जी का पहला ही सत्याग्रह था। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पर। अगला क्वेश्चन ये है कि राज्यसभा कब भंग होती है। जो राज्यसभा है हमारे संसद में 2 सदन होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। तो आपसे इसमें पूछा है जो राज्यसभा है ये कब भंग होती है। ऑप्शन है 4 साल के बाद, 6 साल के बाद, संकट काल में या फिर कभी नहीं। तो राज्यसभा संसद का एक स्थायी सदन है जो कि कभी भी भंग नहीं हो सकती। तो इसका आंसर होगा कभी नहीं। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पर। अगला क्वेश्चन ये है कि भारत में मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है। जो मंत्रिपरिषद है भारत की ये सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी है, ये बात आपसे पूछी है। ऑप्शन है लोकसभा के प्रति, संसद के प्रति, राष्ट्रपति के प्रति
या फिर राज्यसभा के प्रति। तो जो मंत्रिपरिषद है ये सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है और यही इसका सही आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल ये है कि राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो ऑप्शन हमारे पास है फजल अली, सरदार पटेल, गोविंद बल्लभ पंत और इनमें से कोई नहीं। तो जो राज्य पुनर्गठन आयोग बनाया गया था 1953 में, और 1953 के बाद इन्होंने जो अपनी रिपोर्ट दी थी वो दी थी 1955 में, और फिर एक नया राज्य बना था भाषा के आधार पर। अगर आपसे पूछा जाए कि राज्य पुनर्गठन में जो है भाषा के आधार पर पहला राज्य कौन सा बना था, तो आंध्र प्रदेश, जो कि 1956 में बना है। तो आपसे इसमें ये पूछा है कि इनके अध्यक्ष कौन थे, तो इसके अध्यक्ष थे फजल अली। फजल अली इसको बिल्कुल राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला सवाल ये है कि संसद की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? ऑप्शन है प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष और मुख्यमंत्री। तो संसद की जो संयुक्त बैठक की अध्यक्षता है वो लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा की जाती है और यही इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पर। अगला क्वेश्चन ये है इसमें कि भारतीय संविधान के मौलिक कर्तव्य कब सम्मिलित किए गए? भारत में जो संविधान में मौलिक कर्तव्य हैं इनको कब लिया गया है? तो इस बात को आपको ध्यान रखना है कि भारत के मूल संविधान में कोई भी मौलिक कर्तव्य नहीं थे, क्योंकि अगर होते तो ये समय आपकी नहीं दी हुई होती। तो ऑप्शन 1971 है, 1977, 1976 और 1985। तो मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया है 1976 में। तो आपको ये बात भी ध्यान रखनी है। आगे बढ़ते हैं। और किस समिति की सिफारिश पर इनको जोड़ा गया? तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर इनको जोड़ा गया है, ये भी बात आपको ध्यान रखनी है। तो इनको 1976 में सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर जोड़ा गया। अगला क्वेश्चन ये है कि पंचायती राज प्रणाली में महिलाओं के लिए कितनी प्रतिशत सीटें आरक्षित हैं? आपसे ये पूछा है जो महिलाएं हैं इनके लिए कितने % की सीटें आरक्षित हैं। ऑप्शन है 50%, 47% और 33% या फिर 37%। तो जो पंचायती राज प्रणाली है इसमें महिलाओं के लिए 33% सीटें, अर्थात 1/3 सीटें जो हैं ये आरक्षित हैं। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पर। अगला क्वेश्चन ये है कि कौन सा राजनीतिक अधिकार नहीं है? ऑप्शन है सार्वजनिक पद की प्राप्ति का अधिकार, मतदान का अधिकार, शिक्षा का अधिकार या चुनाव में सहभागिता का अधिकार। राजनीतिक अधिकार नहीं है ये बात आपसे पूछी है, तो जो शिक्षा का अधिकार है ये राजनीतिक अधिकार नहीं है और यही हमारा सही आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पर। अगला क्वेश्चन ये है कि भारत में राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसके समक्ष पेश करेंगे? तो जो भारत के राष्ट्रपति हैं अगर इनको त्यागपत्र देना है तो ये किसको देंगे? ऑप्शन है उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, भारत के मुख्य न्यायाधीश, लोकसभा के अध्यक्ष। तो जो राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र देते हैं ये देते हैं उपराष्ट्रपति को, यही इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पर। अगला क्वेश्चन ये है कि संविधान की किस अनुसूची में क्षेत्रीय 22 भाषाएं सम्मिलित की गई हैं? तो भारतीय संविधान की किस अनुसूची के अंदर 22 भाषाओं को शामिल किया गया है, ये बात आपसे पूछी है। ऑप्शन है पहली, 5वीं, 8वीं या फिर 7वीं। तो जो 8वीं अनुसूची है भारतीय संविधान की, इसके अंदर 22 भाषाओं को शामिल किया गया है और यही इसका सही जवाब होगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला सवाल ये है कि भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा पक्ष USA यानी अमेरिका के संविधान के समान है? वहाँ से यह लिया गया है, ये भी क्वेश्चन हो सकता है। ऑप्शन है मौलिक अधिकार, कानून का शासन, राज्य के नीति निर्देशक तत्व या फिर दृढ़ संविधान। तो जो अमेरिका से है ये मौलिक अधिकारों को हमारे संविधान में जो लिया गया है ये अमेरिका के संविधान से ही लिया गया है, तो इसका सही आंसर होगा मौलिक अधिकार। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पर। अगला क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट है, पूछा अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में कितने जज होते हैं? तो ऑप्शन है हमारे पास 10, 17, 22 या फिर 15। तो अंतर्राष्ट्रीय जो न्यायालय है इसके अंदर 15 जज होते हैं और हर जज का जो कार्यकाल होता है ये 9 साल का कार्यकाल होता है, इस बात को भी आपको ध्यान रखना है। और हर 3 साल के बाद 1/3 मतलब कि 5 जज जो है आपके वो रिटायर होते हैं और उसी समय पर 5 जज आपके नए बच जाते हैं। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पर। अगला क्वेश्चन ये है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस देश के संविधान के आधार पर निर्मित किए गए हैं? जो भारतीय संविधान में DPSP हम जिसको कहते हैं ये पूछा है आपसे किस देश के संविधान से लिए गए हैं। ऑप्शन है हमारे पास ब्रिटेन,
अमेरिका, आयरलैंड और पूर्व सोवियत संघ। तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो हैं ये आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं और यही इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पर। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा है भारत संविधान के किस भाग में मूल अधिकार का उल्लेख मिलता है। तो जो मूल अधिकार हैं ऑप्शन है भाग 3, भाग 2, भाग 4 या फिर भाग 5। तो जो मूल अधिकार हैं ये भारत के संविधान के भाग 3 में आपको देखने को मिलते हैं। अनुच्छेद 12 से 35 मूल अधिकार हमारे दे रखे हैं। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला सवाल ये है कि संविधान की 6ठी अनुसूची में किस राज्य में लागू नहीं होती है। तो संविधान की 6ठी अनुसूची है उसमें जो राज्यों के नाम हैं आपसे ये पूछा है कौन सा इसमें राज्य है जो वहाँ पर लागू नहीं होती है। ऑप्शन है मणिपुर, मेघालय, असम या त्रिपुरा। तो ये मणिपुर के अंदर लागू नहीं होती है और ये वाले राज्यों में लागू होती है। और त्रिपुरा है, असम है, मेघालय इन राज्यों में होती है, मणिपुर के अंदर नहीं होगी। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पर। अगला क्वेश्चन ये है कि भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में नागरिकता संबंधी प्रावधान दिए गए हैं। आपसे पूछा है नागरिकता किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक है। ऑप्शन है 12 से 35, 5 से 11, 1 से 4 और अनुच्छेद 36 से 51। तो 5 से अगर आप देखा जाए 12 से 35 ये मौलिक अधिकार हैं इसके अंदर। अनुच्छेद 5 से 11 इसमें हमारे नागरिकता दी हुई है। और अगर 1 से 4 देखा जाए तो संघ राज क्षेत्र के बारे में बताया गया है। और अनुच्छेद 36 से 51 अगर देखा जाए तो इसके अंदर हमारे DPSP हैं। तो इसका जो सही आंसर होगा कि नागरिकता किस भाग में है, किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद में, तो भाग नंबर 2 और अनुच्छेद है अपने 5 से 11। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पर। अगला क्वेश्चन ये है कि संविधान की निम्नलिखित अनुसूचियों में से कौन सी दल बदल विरोधी कानून से संबंधित है। कौन सी अनुसूची संविधान की दल बदल से संबंधित है। ऑप्शन है 8वां, 9वां या 10वां या फिर 11वां। तो जो 10वीं अनुसूची है ये दल बदल से संबंधित है और यही इसका सही आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पर। अगला क्वेश्चन ये है, यदि पंचायत भंग होती है तो किस अवधि के अंदर निर्वाचन होने होंगे। अगर किसी भी गांव की पंचायत ख़त्म हो जाती है, भंग हो जाती है, तो 6 माह के भीतर वहाँ पर आपको दोबारा चुनाव कराने होंगे और दो नई सिरे से उसको बनाना होगा। तो ऑप्शन हो जाएगा इसका 6 माह। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पर। अगला क्वेश्चन ये है कि संविधान के किस अनुच्छेद में संविधान के संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है। यानी किस आर्टिकल के अंदर संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख दे रखा है। ऑप्शन है 352, 356, 360 और 368। अगर हम ऊपर के आर्टिकल बात करें तो ये तो राष्ट्रपति की शक्तियाँ हैं जो कि आपातकाल से संबंधित हैं। तो अनुच्छेद 368 बचता है हमारे पास जो कि संशोधन से संबंधित है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला सवाल हमारे पास ये है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य सरकार को ग्राम पंचायत के संगठन करने का निर्देश देता है। ऑप्शन है अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 36, अनुच्छेद 40 और अनुच्छेद 48। तो राज्य की नीति निर्देशक तत्वों में अनुच्छेद 40 के अंतर्गत ये बात बताई गई ग्राम पंचायतों का संगठन। तो आंसर अपना ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पर। अगला क्वेश्चन हमारे पास ये है कि वर्तमान समय में भारतीय संविधान के अंतर्गत जो संपत्ति का अधिकार है वो अब कैसा अधिकार बच चुका है या रह चुका है। ऑप्शन है मौलिक अधिकार, वैधानिक अधिकार, नैतिक अधिकार या इनमें से कोई नहीं। तो संपत्ति का जो अधिकार था ये पहले मौलिक अधिकार था, लेकिन आज की डेट में ये केवल और केवल वैधानिक या कानूनी अधिकार रह चुका है और आर्टिकल नंबर 300A में इसको शामिल किया गया है। इस बात को भी आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला सवाल ये है कि 6 वर्ष की आयु से 14 वर्ष की आयु के बीच सभी बच्चों को शिक्षा का अधिकार कैसा है। तो जो 6 साल से 14 साल तक के बच्चे हैं आर्टिकल 21A में आपको बताया गया है। तो 6 साल से 14 साल तक के जो बच्चे हैं ये हमारा एक मूल अधिकार है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला सवाल ये है हमारे पास कि नीति निर्देशक तत्व का महत्व किसके लिए है। जो नीति निर्देशक तत्व हैं ये किसके लिए हैं। ऑप्शन है नागरिकों के लिए हैं, राज्य के लिए हैं, समाज के लिए हैं या संघ के लिए हैं। तो इसका सही आंसर होगा राज्य के लिए हैं, क्योंकि इसका नाम ही है राज्य के नीति निर्देशक तत्व। तो ऑप्शन हमारा बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल हमारे पास ये है कि संविधान में कल्याणकारी राज्य का आदेश
दिया जाता है, यानी कल्याणकारी राज्य का आदेश किस बात में बताई गई है? ऑप्शन है मूल अधिकारों में, प्रस्तावना में, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में, संशोधन में। तो जो कल्याणकारी राज्य का आदेश है ये दिया गया है राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में, तो यही हमारा सही आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पर। अगला क्वेश्चन हमारे पास ये है कि निम्नलिखित में से कौन संसद का अनन्य भाग नहीं है? हमारी संसद के 3 भाग हैं और उसमें से आपसे ये पूछा कि कौन सा भाग नहीं है। ऑप्शन है हमारे पास उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति, लोकसभा या फिर राज्यसभा। तो ये ऊपर नीचे के जो तीनों दे रखे हैं हमारे पास, राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा, ये तो हमारे संसद के भाग हैं, लेकिन जो भारत के उपराष्ट्रपति होते हैं ये संसद का भाग नहीं है। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पर। अगला क्वेश्चन ये है हमारे पास कि भारत में कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन हमारे पास है प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति या फिर विरोधी दल का नेता। तो जो कार्यपालिका का अध्यक्ष होता है ये होते हैं भारत के राष्ट्रपति। लेकिन अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि भारत में कार्यपालिका का वास्तविक अध्यक्ष कौन होता है, तब आपको ऑप्शन प्रधानमंत्री पर लगाना होगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला सवाल ये है कि राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार का होता है? ऑप्शन है प्रत्यक्ष रूप से, अप्रत्यक्ष रूप से या फिर मनोनयन के द्वारा, यह कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं है। तो जो भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन है वो अप्रत्यक्ष रूप से किया जाता है, ये इसका सही आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पर। अगला क्वेश्चन ये है कि राष्ट्रपति पद के चुनाव से संबंधित विवाद को किसे निर्देशित किया जाता है? अगर राष्ट्रपति के चुनाव में किसी प्रकार का कोई विवाद हो जाता है तो वो कौन देखेगा या कौन उसको सुलझाएगा? ऑप्शन है हमारे पास लोकसभा का अध्यक्ष, संसदीय समिति, निर्वाचन आयोग या फिर उच्चतम न्यायालय। तो राष्ट्रपति के संबंधित सारे विवाद जो होते हैं वो उच्च न्यायालय के द्वारा सुलझाए जाते हैं, यही इसका सही आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से किसे राष्ट्रपति नियुक्त नहीं करता है? ऑप्शन है योजना आयोग, वित्त आयोग, राजकीय भाषा आयोग या फिर संघ लोक सेवा आयोग। तो जो योजना आयोग है गैर संवैधानिक संस्था है, तो इसको राष्ट्रपति नियुक्त नहीं करता है, ये आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन ये है कि भारत में राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकता है? ऑप्शन है 3, 13, 19 या 12। तो राज्यसभा में राष्ट्रपति के द्वारा 12 सदस्यों को मनोनीत किया जाता है और यही इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन ये है कि निम्नलिखित में से कौन भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेता है? ऑप्शन राज्यसभा है, लोकसभा है, विधान परिषद है या फिर विधानसभा है। तो राष्ट्रपति के चुनाव में राज्यसभा भाग लेती है, लोकसभा भी भाग लेती है, विधानसभा भी भाग लेती है, लेकिन विधान परिषद राष्ट्रपति के चुनाव में कोई भी भाग नहीं लेती है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला सवाल ये है कि लोकसभा का नेता कौन होता है? ऑप्शन दे रखा है हमारे पास प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जो लोकसभा का नेता होता है ये होता है प्रधानमंत्री। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला सवाल हमारे पास ये है कि अविश्वास प्रस्ताव किस सदन में लाया जा सकता है या लाया जाता है? तो अविश्वास प्रस्ताव आप प्रधानमंत्री को हटाने के लिए ला सकते हैं। तो ऑप्शन है किसी भी सदन में ले आएँ, लोकसभा में लाएं या राज्यसभा में लाएं या फिर इनमें से कहीं नहीं। तो ऑप्शन ये आंसर इसका ये बनेगा कि आप अविश्वास प्रस्ताव प्रधानमंत्री को हटाने के लिए संसद के किसी भी सदन में ला सकते हैं, चाहे तो आप लोकसभा में ले आएँ चाहे फिर आप राज्यसभा में ले आएँ। तो इसका आंसर हो जाएगा किसी भी सदन में। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। और अगला क्वेश्चन है कि लोकसभा सदस्य अपना त्यागपत्र किसे देते हैं? प्रधानमंत्री को, राष्ट्रपति को या लोकसभा अध्यक्ष को या इनमें से कोई नहीं। तो लोकसभा के जो भी सदस्य होते हैं वो अपना त्यागपत्र देते हैं लोकसभा अध्यक्ष को। तो यही इसका सही आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल ये है कि उपराष्ट्रपति को पद की अवधि कितने वर्ष की होती है? जो भारत के उपराष्ट्रपति होते हैं इनके पद की जो अवधि है वो कितनी है? ऑप्शन है 5 वर्ष, 6 वर्ष, 7 वर्ष या फिर 8 वर्ष। तो भारत के उपराष्ट्रपति 5 वर्षों के लिए बनाए जाते हैं और यही इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल ये है कि राज्यसभा की बैठक का सभापति
सभापतित्व जो होता है वो कौन करता है, यानी सभापति कौन होता है, ये बात आपसे पूछिए। ऑप्शन है हमारे पास उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या फिर स्पीकर। तो जो राज्यसभा के सभापति होते हैं वो राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति होते हैं, तो उपराष्ट्रपति इसका बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला सवाल ये है कि किस सदन में अध्यक्षता करने वाले अधिकारी उस सदन का सदस्य नहीं होता, यानी भारत की संसद का कौन सा ऐसा सदन है जिसकी अध्यक्षता करने वाले उस सदन के सदस्य नहीं होते। ऑप्शन है लोकसभा, राज्यसभा, विधान परिषद या फिर विधानसभा। तो आंसर इसका सही बनेगा हमारा राज्यसभा, क्योंकि राज्यसभा का जो अध्यक्ष होता है वो भारत का उपराष्ट्रपति होगा, और उपराष्ट्रपति अगर है कोई व्यक्ति तो संसद के किसी भी सदन का वो सदस्य नहीं हो सकता। तो इसका सही आंसर बनेगा राज्यसभा। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पर। अगला क्वेश्चन ये है कि निम्नलिखित में से कौन जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित सदन है। जनता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से, लोकसभा, राज्यसभा और दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जो लोकसभा हमारा सदन है ये डायरेक्ट जनता के द्वारा ही चुना जाता है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन ये है कि नए राज्य के गठन अथवा सीमा में परिवर्तन करने का अधिकार किसको है। ऑप्शन है मंत्रिमंडल को, संसद को, प्रधानमंत्री को या फिर राष्ट्रपति को। तो किसी के राज्य के गठन में या सीमा के परिवर्तन में तो उसका जो अधिकार है ये अधिकार है संसद के पास। तो ऑप्शन हमारा हो जाएगा बी, बिल्कुल ही राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पर। अगला क्वेश्चन ये है कि भारतीय संविधान की अस्पष्टता उन्मूलन किस अनुच्छेद से संबंधित है। अनुच्छेद 22, अनुच्छेद 12, अनुच्छेद 17 या फिर 18। तो जो अस्पष्टता का उन्मूलन है ये आर्टिकल नंबर 17 में आपका दिया है, जो कि भाग नंबर 3 मौलिक अधिकारों में है। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पर। अगला क्वेश्चन ये है कि मंत्रिमंडल की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है। जो मंत्रिमंडल है इसके बैठक की अध्यक्षता कौन करेगा। ऑप्शन है मंत्रिपरिषद और प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति या फिर उपराष्ट्रपति। तो जो मंत्रिमंडल के बैठक की अध्यक्षता है ये प्रधानमंत्री के द्वारा की जाती है। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पर, और अगला क्वेश्चन ये है कि मंत्रिपरिषद में कितने स्तर के मंत्री होते हैं, यानी कितने प्रकार के मंत्री होते हैं। ऑप्शन है 1, 2, 3 या फिर 4। तो हमारे जो मंत्रिमंडल में मंत्री होते हैं वो 3 प्रकार के मंत्री होते हैं। पहले होते हैं कैबिनेट मंत्री, फिर स्वतंत्र प्रभार के मंत्री और फिर होते हैं राज्य स्तर के मंत्री, यानी कि राज्य मंत्री। तो जो सबसे बड़े मिनिस्टर माने जाते हैं वो कैबिनेट मिनिस्टर का दर्जा है, उसके बाद स्वतंत्र प्रभार का और सबसे लास्ट में राज्य मंत्री का। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला सवाल ये है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम लोकसभा के अध्यक्ष कौन थे। ऑप्शन है अनंत संयम आयंगर, नीलम संजीव रेड्डी, सरदार हुकम सिंह और गणेश वासुदेव मावलंकर। तो गणेश वासुदेव मावलंकर हमारे पहले लोकसभा के स्पीकर हैं, तो यही इसका सही आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन ये है कि कोई भी विधेयक धन विधेयक है या नहीं है, इसका अंतिम रूप से जो निश्चित है ये कौन करेगा कि ये धन विधेयक है या नहीं है। ऑप्शन है राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष या फिर वित्त मंत्री। तो इसका जो अंतिम फैसला है किसी भी विधेयक को धन विधेयक है या नहीं है तो ये लोकसभा अध्यक्ष इसको करते हैं। तो इसका सही आंसर होगा लोकसभा अध्यक्ष। आगे बढ़ते हैं, एक लास्ट क्वेश्चन और है 51वां कि लोकसभा में विपक्ष के किसी दल के नेता के रूप में मान्यता किसके द्वारा दी जाती है। अगर लोकसभा में आप विपक्ष के नेता बनने जा रहे हैं तो आपको मान्यता कौन देगा। ऑप्शन है प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति या फिर लोकसभा का अध्यक्ष। तो विपक्ष के किसी भी नेता को विपक्ष दल का नेता घोषित करना है तो वो उसको मान्यता मिलेगी लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा। तो ये बिल्कुल इसका सही आंसर हो जाएगा। तो ये थे हमारे 51 क्वेश्चन जो कि बहुत ही बेहद खास थे। किसी भी एग्ज़ाम में आप जाएंगे तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको हमेशा देखने को मिलेंगे। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी है कमेंट करके आप हमें ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर आप हमारे बिल्कुल नए हैं तो चैनल पर सब्सक्राइब भी हमारे ज़रूर करें। और आपके इसमें से कितने क्वेश्चन ठीक थे ईमानदारी से आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू।